आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको परिचय बता रहे हैं। कार्यशालाओं में मुख्यतः मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी मोटर होता है और दूसरा डीसी मोटर होता है। डीसी मोटर के प्रचालन हेतु उसके आर्मेचर एवं फील्ड वाइंडिंग को डीसी आपूर्ति प्रदान की जाती है, जबकि एसी मोटर में केवल फील्ड वाइंडिंग को आपूर्ति प्रदान करना ही काफी होता है। एसी मोटर के रोटर में स्टेटर के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया अर्थात प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसलिए एसी मोटर को हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। अतः धारा प्रवाह के आधार पर इंडक्शन मोटर सिंगल फेज और थ्री फेज दो प्रकार की होती हैं। सामान्य कार्यों एवं कम शक्ति के लिए अधिकांश सिंगल फेज मोटर ही प्रयोग में लाई जाती है। अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैसे कार्य करता है सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जब किसी शॉर्ट सर्किट चालक को घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह घूर्णन करने लगता है। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर स्टार्टिंग वाइंडिंग एवं रनिंग वाइंडिंग होती है, इसलिए दो वाइंडिंग इसलिए सम्मिलित होती हैं क्योंकि केवल एक वाइंडिंग से रोटेटिंग फील्ड न बनकर पल्सेटिंग फील्ड बनता है। इस प्रकार क्षेत्र दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे रोटर में उत्पन्न धारा का फ्लक्स रोटर में दोनों दिशाओं में घूर्णन करने का अर्थात घूमने का प्रयास करता है, जिस कारण रोटर स्थिर रहता है। इससे मोटर स्वयं चालू नहीं हो पाती है। उसे सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाने के लिए एवं फेज को दो भागों में बांटकर विभक्त किया जाता है। अतः मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तीसरा होता है शेडेड पोल मोटर और चौथा है यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, सिंगल फेज स्प्रिंग रिंग इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर और सिंक्रोनस अर्थात तुल्यकालिक मोटर। आइए आज हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पर बात करते हैं। ये मोटर हमारा स्प्लिटिंग फेज सिद्धांत के पर कार्य करती है। इस प्रकार की मोटर का रोटर स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। स्टेपर पर दो वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, जिसे हम रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग की मेन वाइंडिंग होती है। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 अंश के वैद्युतिक अंश स्थापित की जाती है। रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार से बनाया जाता है और उसे खांचों में अधिक गहराई पर रखा जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध निम्न तथा इंडक्टेंस उच्च रहे। इसे सीधे ही सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के पतले तार से बनाया जाता है और इसे खांचों में कम गहराई पर स्थापित किया जाता है और जिससे इसका प्रतिरोध उच्च तथा इंडक्टेंस निम्न रहे। इसके श्रेणी क्रम में स्थापित कर एसी स्रोत को संयोजित किया जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली पे हम बात करते हैं। रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस उच्च होने के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से लगभग 40 से 50 डिग्री पिछड़ी रहती है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न होने के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग 10 से 15 डिग्री पिछड़ी हुई रहती है। इस प्रकार सिंगल फेज एसी स्रोत में दो फेज का प्रभाव उत्पन्न कर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और मोटर स्वयं चालू हो जाती है, जिससे रनिंग वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा IM तथा स्टार्टिंग में प्रवाहित होने वाली IS होती है। मोटर द्वारा पर्याप्त घूर्णन गति प्राप्त करने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है और मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्यरत रहती है। स्प्लिट फेज मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं और इनका प्रयोग हम छोटे पंप, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फैन आदि में किया जाता है। दूसरा मोटर हमारा आता है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में हमारी मेन वाइंडिंग होती है
एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है और उसमें हमारा एक रोटर होता है। इस प्रकार मेरी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का चित्र से हम देख सकते हैं। अब कैपेसिटर मोटर इंडक्शन मोटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार की मोटर का रोटर स्प्लिट फेज इंडक्शन की भांति स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। इसके स्टेटर पर भी दो वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, जिन्हें रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री अंश पर स्थापित की जाती हैं और इसके अन्य प्रकार भी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें रनिंग वाइंडिंग को सीधे ही सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक 60 से 120 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है एवं मोटर लोड पर स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण पावर फैक्टर बढ़ जाता है। दोनों वाइंडिंग को स्टेटर के खांचों से 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित किया जाता है। मोटर द्वारा अंकित घूर्णन गति का लगभग जब 75% भाग प्राप्त कर लेती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा ऑफ हो जाता है और हमारी मोटर मेन वाइंडिंग पर ही चालू रहती है। अब हम बात करते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर में जो है हमारा जो कैपेसिटर लगा होता है वो फिक्स रहता है। कैपेसिटर का प्रयोग हमेशा बना रहता है, इसलिए हम इसे स्थायी कैपेसिटर मोटर कहते हैं। इसमें भी एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक मेन वाइंडिंग होती है, इसमें रोटर होता है और ये मोटर हमारी सिंगल फेज सप्लाई से चलती है। स्थायी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसमें कैपेसिटर जो होता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफैरेड का रखा जाता है तथा इसकी कार्यप्रणाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के ही समान होती है। इस प्रकार की मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग टार्क लगभग बराबर होता है। प्रारंभिक टार्क कम होने के कारण इस मोटर का उपयोग केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जिसमें अधिक टार्क की आवश्यकता न हो, जैसे छत के पंखे हैं, इंडक्शन रेगुलेटर है, आर्क वेल्डिंग है आदि। इस प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा बदलकर हम सरलता पूर्वक परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम अगली मोटर बताएंगे आपको, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर कैपेसिटर संयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक कैपेसिटर 10 से 20 माइक्रोफैरेड केवल स्टार्टिंग के समय कार्य करता है और मोटर द्वारा घूर्णन गति का लगभग 75% भाग प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है तथा परिपथ से बाहर हो जाता है और दूसरा कैपेसिटर जो होता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफैरेड मोटर के घूर्णन काल में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। यह मोटर प्रारंभ में C1 + C2 धारिता के साथ उच्च प्रारंभिक टार्क तथा उच्च पावर फैक्टर पर चालू रहता है। रनिंग के समय उच्च मान का कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा परिपथ से बाहर हो जाता है और मोटर निम्न मान के कैपेसिटर के साथ चालू रहती है। इस मोटर का प्रारंभिक टार्क रनिंग टार्क से 3 गुना अधिक उच्च होता है और यह मोटर 25% से अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्यरत रहती है। इस प्रकार की मोटर उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिससे उच्च प्रारंभिक टार्क आवश्यक हो, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्रेसर आदि। तथा इस मोटर का मूल्य कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार की मोटर की घूर्णन दशा रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। इस प्रकार हम अगला आपको मोटर के बारे में बताएंगे, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर का रोटर स्क्वायरल के इस प्रकार का होता है। स्टेटर का प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। इसमें एक भाग बड़ा होता है और दूसरा भाग छोटा होता है। बड़े भाग को सेलिएंट पोल कहते हैं तथा छोटे भाग को हम शेडेड पोल कहते हैं। मुख्य वाइंडिंग से सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है और शेडेड पोल पर मोटे तांबे के तार की शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग
स्थापित की जाती है। इस प्रकार जब हम मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी स्रोत से जोड़ते हैं तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करती है। फैराडे के नियमानुसार चुंबकीय फ्लक्स शेडेड पोल के वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ पैदा करती है और शेडेड पोल भी स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। लेंज के नियम के अनुसार शेडेड पोल का चुंबकीय फ्लक्स सेलिएंट पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का विरोधी होता है। दोनों चुंबकीय फ्लक्सेस के प्रतिक्रिया फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष शेडेड पोल की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार रोटर घूर्णन करने लगता है। रोटर का घूर्णन सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। शेडेड पोल मोटर प्रायः 3 वाट से 125 वाट में बनाई जाती है। इनका प्रारंभिक टार्क बहुत कम होता है। ये मोटर सरल बनावट वाली तथा कम मूल्य वाली होती हैं तथा इनकी दक्षता अर्थात इफिशिएंसी कम होती है तथा निम्न टार्क के कारण इन मोटरों का प्रयोग हल्के कार्य जैसे टेबल फैन है, हेयर ड्रायर है, खिलौने हैं, विद्युत घड़ी आदि में किया जाता है। सामान्य प्रकार की शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दशा सेलेंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। घूर्णन दशा परिवर्तन के लिए दोहरी शेडेड पोल वाली दोहरी सेलेंट वाइंडिंग पोल मोटर बनाई जाती है। हम फिगर से देख सकते हैं, इसमें हमारा एक मेन पोल होता है, दूसरा शेडिंग पोल होता है, स्टेटर होता है और मेन वाइंडिंग होती है। अब हम आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताएंगे। जो मोटर एसी अथवा डीसी सप्लाई पर लगभग एक समान स्पीड और आउटपुट पर कार्य कर सके वह यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। ये एक छोटे साइज की मोटर है। इसकी संरचना में प्रमुख भाग होते हैं, आर्मेचर होता है, क्षेत्र वाइंडिंग होती है, लेमिनेटेड कोर होती है, फ्रेम होता है, ब्रश इत्यादि होती है। यह मोटर उच्च प्रारंभिक पर बल आघूर्ण वाली होती है और यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। मोटर का काम करने के लिए हमको निम्न प्रकार बदलाव करने होते हैं। नंबर 1, स्टेटर और रोटर में लेमिनेटेड आयर कोर लगाई जाती है जिससे एडी करंट को कम किया जा सके। नंबर 2, आर्मेचर वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या में वृद्धि की जाती है जिससे वो टार्क और पावर फैक्टर में सुधार कर सके। तीसरा है, क्योंकि टार्क और पीएफ को अच्छा रखने के लिए आर्मेचर की वाइंडिंग की संख्या बढ़ाई गई है जिससे आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा और जिससे पावर फैक्टर और एफिशिएंसी दोनों प्रभावित होंगे। इसको संभालने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्टार्टर में लगाई जाती है जिससे इस प्रभाव को समाप्त किया जा सके। अधिक रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं जिसको हम कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम की जा सके और कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर 200 से 600 वोल्ट और इसकी जो है फ्रिक्वेंसी 15 से 25 हर्ट्ज तक प्रयोग की जाती है और ये 2200 HP की मोटरें रेलवे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी प्रयोग होती है। और दूसरे 200 वोल्ट सिंगल फेज की मोटर बाल सुखाने के यंत्र या सिलाई मशीन या रसोई में काम आने वाले यंत्रों में प्रयोग की जाती है। और अब हम अगली मोटर के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर, जब कभी शॉर्ट सर्किट कॉइल को एसी सिंगल फेज फील्ड में रखा जाता है तो कॉइल में वही पोल पैदा हो जाता है जो फील्ड का होता है जिससे पोल एक दूसरे को ढकेलते हैं जिससे कॉइल के टार्क मिलता है और वो घूमने लगती है। और इस प्रकार इसकी बनावट जो होती है वो सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर की तरह ही होती है। इसमें 2 स्टेटर पोल होते हैं और स्टार्टर स्लॉट में कॉइल लगाई जाती है। रोटर की बनावट डीसी आर्मेचर की तरह होती है और रोटर शाफ्ट पर कम्यूटेटर के साथ कुछ सरक का संपर्क बनाए रखती है तथा ब्रश को 20% आगे रखा जाता है और ये घुमाव वाली दिशा में किया जाता है। रोटर और स्टार्टर में कनेक्शन नहीं होता है परंतु यह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और प्राइमरी की तरह ही काम करती है। रोटर और स्टार्टर करंट एक समान बनती है इसलिए ये एक दूसरे को धकेलते हैं जिससे रोटर घूमने लगता है। रिपल्सन मोटर को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा सामान्य रिपल्सन मोटर, दूसरा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर और तीसरा है रिपल्सन इंडक्शन।
मोटर। आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। रिपल्सन मोटर, सामान्य रिपल्सन मोटर, ये इसकी संरचना समान प्रकार सिंगल फेज मोटर के समान होती है। स्टेटर के बीच आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा 2 कार्बन ब्रश होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रश के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की चुंबकीय अंश से लगभग 20 डिग्री अंतर पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि 20 डिग्री पर मोटर की गति अधिकतम होती है और इसका उपयोग क्रेन आदि में किया जाता है। दूसरी है हमारी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इस प्रकार की मोटर रिपल्सन मोटर के ही समान स्टार्ट होती है, लेकिन इंडक्शन मोटर के समान चलेगी। इस मोटर में कम्यूटेटर पर एक तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है। ये शॉर्ट सर्किट की 75% गति पर पूरे कम्यूटेटर से चिपक जाती है तथा सेगमेंट को शॉर्ट कर देती है। रोटर के चालक भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इस स्थिति में मोटर सामान्यतः इंडक्शन मोटर की भांति ही कार्य करती है। तीसरा है इस प्रकार के रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इस प्रकार के मोटर के रोटर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, एक सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी डीप केज वाइंडिंग। प्रारंभ में केवल आर्मेचर वाइंडिंग ही कार्य करती है, क्योंकि फेज वाइंडिंग का रोटर का रिएक्टेंस उच्च होता है। इस प्रकार की मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। जब मोटर पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है तो केज वाइंडिंग प्रभावी हो जाती है, जिससे मोटर परिवर्ती लोड पर भी अच्छा टॉर्क प्रदान करती है। इस प्रकार की दक्षता उच्च एवं पावर फैक्टर लगभग 0.9 होता है। इस प्रकार की मोटर का उपयोग मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। अब हम हेडिंग आपको बताएंगे। तुल्यकालिक गति अर्थात सिंक्रोनेज स्पीड एवं रोटर फ्रीक्वेंसी। तुल्यकालिक गति सिंक्रोनेज स्पीड जिस घूर्णीय गति पर किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, वह उसकी तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनेज स्पीड कहलाती है, जिसका मान सप्लाई की आवृत्ति तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात NS बराबर 120 गुणे F/P, जहाँ पे हमारी NS तुल्यकालिक गति होती है, जिसको हम RPM में नापते हैं, और F जो होती है हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम हर्ट्ज में नापते हैं, और P जो है ये हमारी स्टेटर्स पोल की संख्या है। अब हम रोटर फ्रिक्वेंसी पे आपको बताएंगे। रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होती है। रोटर चालकों में प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है तथा इस रोटर वोल्टेज की आवृत्ति रोटेज आवृत्ति कहलाती है। अर्थात रोटर आवृत्ति FR बराबर है अंशीय स्लिप गुणे स्टेटर आवृत्ति, अर्थात FR बराबर यस गुणे F। अब हम आपको रोटर स्लिप पे बात बताते हैं। रोटर स्लिप क्या होती है। रोटर की घूर्णीय गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णीय दिशा होती है, परंतु इसका मान स्टेटर की तुल्यकालिक गति से सदैव कम होता है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि दोनों की घूर्णीय गति समान होने पर उनकी सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। अर्थात न तो रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और न ही रोटर में टॉर्क उत्पन्न होगा। इस प्रकार तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति का अंतर ही रोटर स्लिप कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे जो हमारे स्टार्टर हैं वो कैसे चालू होते हैं, कैसे जो है हम मोटर को चलाते हैं स्टार्टर के माध्यम से। इंडक्शन मोटर को प्रारंभ करना। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि मोटर की स्थिति के शुरू में जैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसका रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करता है। यदि स्थिर मोटर को समान विभव दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की तरह समान धारा को 5 से 6 गुना ट्यून करने के लिए प्रारंभिक धारा उच्च अच्छी नहीं होती है,
क्योंकि ये बहुत अधिक लाइन विभव उत्पन्न करती है जो उसी लाइन में जुड़े विद्युत उपकरण को ठीक से प्रभावित करती है। प्रारंभ में जब मोटर की वाइंडिंग को कम विभव देकर धारा की तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है तो कम क्षमता अर्थात 3 HP की मोटर को सीधे सप्लाई विभव दिया जा सकता है तथा सुरक्षात्मक तरीके से मोटर चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। अब हम स्टार्टर के प्रकार, स्टार्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट अर्थात चालू करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर नीचे निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। एक है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा हमारा है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, तीसरा हमारा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आइए आज हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बात करते हैं। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DOL, डॉल। सामान्यतः 3 HP से और अधिकतम 5 HP की स्क्वायरल केज प्रकार के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। इसे स्टार्ट करने में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहा गया है, रखा गया है। इस स्टार्टर के प्रमुख भाग होते हैं जैसे कॉन्टेक्टर होता है, ऑन पुश बटन होता है, ऑफ पुश बटन होता है, नो लोड कॉइल होती है, ओवरलोड रिले होते हैं। डॉल अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कॉन्टेक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्टेज कॉइल कहलाती है जो सप्लाई के असफल हो जाने पर मोटर को स्वतः ही ऑफ कर देती है अर्थात ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और असफल हो जाने पर यनो अर्थात नॉर्मली ओपन स्थिति में लौट आते हैं। जब तक ऑन पुश बटन को दबाकर नो वोल्ट कॉइल का परिपथ पूर्ण नहीं किया जाएगा, जब तक सप्लाई के पुनः चालू हो जाने पर भी नो वोल्ट कॉइल उत्तेजित नहीं होगी और मोटर स्वयं चालू नहीं हो पाएगी। ऑन पुश बटन को एक बार दबाने से नो वोल्ट कॉइल का परिपथ पूर्ण हो जाता है और कॉइल उत्तेजित हो जाती है, जिससे आर्मेचर योग को आकर्षित कर लेता है और सभी नॉर्मली ओपन संयोजक ऑन हो जाते हैं। इस स्थिति में ऑन पुश बटन को छोड़ देने पर भी ऑक्सिलरी संयोजक के द्वारा नो वोल्ट कॉइल का परिपथ पूर्ण रहता है और वह उत्तेजित रहती है और मोटर चालू रहती है। DOL स्टार्टर में प्रायः ऊष्मा चालित रिले अर्थात थर्मल रिले प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो तीनों फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि लोड के बढ़ने अथवा अन्य किसी कारण से मोटर की लोड का धारा का मान पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, जिससे रिले में जुड़ी बाई मेटेलिक अर्थात द्विधात्विक डिवाइस प्रचालित हो जाती है और वो ओवरलोड रिले संयोजक को ऑफ स्थिति में ले जाती है। इस प्रकार नो वोल्ट कॉइल टूट जाने पर भी मोटर ऑफ हो जाती है और उसकी वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। जैसा कि चित्र में हमारा ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसमें ऊपर 3 फेस आ रही है, हमारी 3 फेस लाइट आ रही है जिसमें हमारे एक यनो कॉन्टेक्टर लगे हैं, एक यनो है नॉर्मली ओपन है, दूसरा नॉर्मली क्लोज है और एक मैग्नेटिक कॉइल लगी है और नीचे मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन लगे हैं। इस प्रकार हमारे डाल स्टार्टर में ये पॉइंट लगे हैं। अब डाल मोटर में डाल स्टार्टर को लगाने से क्या लाभ है? इंडक्शन मोटर में स्टार्टर प्रयोग करने के लाभ निम्न है। नंबर 1 है स्टेटर वाइंडिंग को प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके प्रारंभिक विद्युत धारा मान को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मोटर पर्याप्त गति प्राप्त कर लेती है और स्टेटर वाइंडिंग रिएक्टेंस विकसित हो जाता है तो उसे सामान्य वोल्टेज प्रदान किया जा सकता है। तीसरा है मोटर के स्टार्टर के द्वारा सुविधाजनक तरीके से ऑन ऑफ किया जा सकता है। स्टार्टर में ओवरलोड तथा निम्न लोड अथवा शून्य वोल्टेज सुरक्षा रिले में संयोजित की जा सकती है। इस प्रकार मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन के बारे में निम्न पॉइंट बताए।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं। हमने काफी प्रकार के मोटरों के बारे में चर्चा की, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, कैपिस्टन इंडक्शन मोटर है, कैपिस्टर स्टार्ट मोटर है, स्थायी कैपिस्टर मोटर है, और कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर है, शेडेड पोल मोटर है, और यूनिवर्सल मोटर है, और रिपल्सन मोटर के बारे में बताया, और स्टार्टर के प्रकार के बारे में हमने बात की। इस प्रकार हमने ये मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की प्रकाशक हैं नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई, और ये किताब को हम www.bharatschools.gov.in से देख सकते हैं। आज मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।